have secured All India rank 175 this year, UPSC CSE 2024. I'm really sorry for the delay in the live session because there were some technical glitches. Now that I'm here, let me first introduce myself by giving my background. मैंने ग्रेजुएशन अपनी BSc ग्रेजुएशन अपनी एग्रीकल्चर में की है। उसके बाद 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद आई गेव माई अटैम्प्ट, आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 फुल ईयर फॉर UPSC एंड देन मेरा पहला अटैम्प्ट 2020 में था। उस टाइम तो ऐसा लगा था जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, तो डेफिनेटली मेरा हो ही जाएगा। बट इट वॉज़ अ रूड अवेकनिंग जब 2020 में मैं प्रीलिम्स फेल हो गई। काफ़ी रोना धोना हुआ, पेरेंट्स भी काफ़ी दुखी हो गए कि बच्चे दुखी होते हैं तो पेरेंट्स दुखी हो ही जाते हैं। तो इसलिए फिर थोड़ा 1-2 दिन रोना धोना हुआ। उसके बाद फिर आई ट्राइड दैट आई गेट फ्रॉम दीज डिफ़िकल्टीज एंड आई गिव माई अटेम्प्ट अगेन। तो कोविड का टाइम था और ऊपर से इतना स्ट्रेस था, बट आई थॉट कि नहीं, इस बार फिर से अच्छे से अटेम्प्ट देना है, अच्छे से मॉक टेस्ट देना है। एंड देन आई gave my second attempt in 2021. अब प्रीलिम्स तो हो गया उस टाइम, आई गॉट सिलेक्ट बट इंटरव्यू फेज, बट मेरा मेन लिस्ट में नाम नहीं आया। हाउएवर आई वॉज नॉट डिसहार्टेंड, मुझे अच्छी की है और मुझे फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेन लिस्ट में नाम ही आया था, इतना ऐसे लग रहा था कि अब तो कुछ भी नहीं है। एंड 3 दिन बाद नेक्स्ट प्रीलिम्स था 2022 का। तो फिर लगा कि चलो देते हैं, प्रीलिम्स दिया और फिर इतने डरे हुए थे कि प्रीलिम्स का मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं किया। ऐसे लगा कि जब UPSC के रिज़ल्ट्स आएंगे, जब लिस्ट आएगा तब पता चलेगा प्रीलिम्स के क्या है। तो उसके बाद प्रीलिम्स भी हो गया, 2022 का प्रीलिम्स हो गया, देन मेंस दिया। जब मेंस देने के बाद मुझे पता चला कि जैसे रिज़र्व लिस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो मुझे बेसिकली आई गॉट सिलेक्टेड इन 2021 इन रिज़र्व लिस्ट इन इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो सेकेंड अटेम्प्ट में ही मेरा रिज़र्व लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, इसलिए थोड़ा सा मुझे ये बैकअप था मेरे माइंड में कि ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ मेरा राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई हैड गिवन माई 2022 अटेम्प्ट एंड आई जॉइंड इन इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस एट दिल्ली। While being in service, I gave my interview. I got selected again in 2022 in Indian Railway Management Service. मेरी उस साल रैंक 405 आई थी। देन मुझे लगा कि चलो रैंक तो ठीक ठाक है, बट आई थिंक आई नीड टू गिव अनदर फुल हार्टेड एफर्ट, फुल हार्टेड अटेम्प्ट। तो मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया। मैंने इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस से लीव लिया था 1 साल के लिए और उस 319 रैंक दैट ईयर एंड आई गॉट इनटू IRS IT इनकम टैक्स। उसके बाद इस बार फिर से मैंने अटेम्प्ट दिया था एंड आई गॉट 175 रैंक। दैट इज़ द होल जर्नी, बट देयर वर सो मेनी सेटबैक्स, so many things that happened during the journey. It was almost a 5 years journey. I cannot consolidate that into these 30 minutes, but what we will do is I'll try to give you some strategy along with something that will help you to go through this journey without a mental breakdown. तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स कैसे करना है। जैसे देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपका मेजर पॉइंट है स्टैटिक। तो आपका स्टैटिक पे जो होल्ड होना है ना, वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। आप अपना जो भी GS1 के लिए, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, NCERTs हो गए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, और आपके एनवायरनमेंट के लिए आपका शंकर नोट्स या फिर जो भी आपके कोचिंग के नोट्स जो भी हैं वो आप कर लीजिए। आपका स्टैटिक पे होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद आप जब स्टैटिक पे होल्ड आपका हो गया, उसके बाद आप जब करंट अफेयर्स पे जाएंगे ना, तो आप करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाएंगे।
आप जब पहले हिंदू पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये एग्जैक्टली क्या पढ़ा, मतलब क्या बोल रहा है और क्या पढ़ना चाहिए। पहले कि अपने करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उसको देख के आपका उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप चीज़ें जल्दी कवर कर पाएंगे। और वैसे अभी लेट मी फर्स्ट फिनिश माई टॉक, इट विल बी अ शॉर्ट टॉक, आई जस्ट गिव यू द स्ट्रैटेजी एंड देन आई टेक क्वेश्चंस। मैंने कोचिंग लिया था प्रीलिम लिए 2019 से 2020 आई टुक 1 ईयर कोचिंग, बट इट नेसेसरी दैट कोचिंग लेना ही ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें कवर करती हैं जो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं अगर इफ़ यू हैव द मेंटल रेजिलियंस, एंड आजकल तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आपका तो जैसे प्रीलिम्स के लिए आपका हो गया स्टैटिक प्लस आपका करंट अफेयर, और करंट अफेयर के लिए देखिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, दैट इज़ अ गुड हैबिट विच इट विल लास्ट बियॉन्ड द एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप अच्छी बात है अपनी जरूर पढ़िए, बट इफ़ यू आर इन अ टाइम क्रंच देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर विजन PT 365, जो मंथली मैगजीन्स आते हैं आप उससे कवर कर सकते हैं। दैट इज़ फाइन। मतलब आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ट्राई कि आप उसके बैकग्राउंड में जाके देखें कि सपोज इंडिया पाकिस्तान का वॉर अभी हुआ, मतलब जो भी कन्फ्रंटेशन हुआ था, तो आप पहले जाइए कि शिमला अग्रीमेंट में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, इन चीज़ों को पहले कवर करिए। ये नहीं कि अभी क्या हो रहा है, क्या मिसाइल्स यूज़ हो रही है, वो सब ठीक है, बट गो टू द बैकग्राउंड कि क्या चल रहा था पहले। इंडस वाटर ट्रीटी वो कब साइन हुई, इज देयर अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन इट। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद चलिए ये प्रीलिम्स के लिए हो गया, जीएस का पर्सपेक्टिव हो गया, एंड बाकी सीसैट का तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिए, जो भी टीचर्स हैं वो देख लीजिए, दैट विल कवर प्रीलिम्स। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट मेंस। मेंस के लिए जो मेजर चीज़ है वो आंसर राइटिंग। दैट वाज अ लैकुना इन माय 2 अटेम्प्ट्स, आई डिड नॉट डू आंसर राइटिंग इवन दो मेरे रैंक आ रहे थे, but I did not practice much answer writing. I was more reliant rather than writing. So ये गलती आप मत करिए। आप से स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन, गो फॉर आंसर राइटिंग फॉर लाइक आफ्टर 3 to 4 months, जब आपने अपना स्टैटिक कवर कर लिया है, सी द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, गो फॉर आंसर राइटिंग, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस एग्जाम। क्योंकि आप होंगे तभी आप सोच पाएंगे कि मुझे किस डायमेंशंस में सोचना है। अगर मेरे पास टाइम क्रंच है तो मैं कितना लिख पाऊंगी, कितना सोच पा रही हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एन एग्जाम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। मेंस में आपका, चलिए ऐसे के बारे में हम बाद में बात करेंगे, GS 1, 2, 3, 4 के बारे में बात करते हैं। GS रिसोर्सेस होते हैं प्रीलिम्स से कवर हो जाएंगे, जैसे आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके 11-12 के NCERT हो, आपके हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए आपके 11-12 के NCERTs आर वेल गुड इनफ। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप मेंस के टेस्ट सीरीज़ आते हैं, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लिए हैं उससे कवर हो जाएंगे। या फिर अगर यू कैन डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड राइट एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम नेट सेल्फ, वो आप अगर कर लोगे तो sorted है। And while writing answers in GS1, try to incorporate those diagrams. जैसे इस बार ट्विस्टर के क्वेश्चंस आए थे इस साल के GS1 में, तो उसमें even though I did not know anything, I tried to make some diagram of like some cyclone, some tropical cyclone, कुछ भी ऑरोरा बोरियलिस का कुछ तो आया था ऑरोरा, तो उसमें मुझे जितना भी पता था उसको मैंने लिख दिया, बट उसके बाद मैंने ये डायग्राम भी अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर से इंटरैक्ट करता है तो आयॉन्स के साथ, तो दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। एंड जैसे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे आपके टेम्पल आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आता है, मोस्टली हर साल आता है, और इसके लिए आप सेट पैटर्न है कि आप एक डायग्राम बना दो, द्रविडियन या फिर नगर टेम्पल आर्किटेक्चर का आप डायग्राम बना दो, दैट विल गिव एन एज टू योर आंसर बेसिकली।
ये हो गया GS1 का आंसर, जो कि काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं उसमें, और उसके जो सोसाइटी के क्वेश्चन है वो थोड़े डायनामिक होते हैं, बट आई थिंक दैट विल बी कवर्ड इफ़ यू जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एंड गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई द थीम्स। थीम्स को आइडेंटिफाई करिए और उसके लिए राइटअप्स बना दीजिए 1-2 पेज का। उसके बाद आता है GS। पहले तो आप जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको पकड़ के चलिए। जैसे IR और गवर्नेंस, ये बहुत ही लो है और आपको पता है कि कैसे लिखना होता है। जैसे IR में आपके डायमेंशंस फिक्स्ड रहते हैं कि मुझे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से लिखना है, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से लिखना है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लिखना है, एंड देन वी कैन गो फॉर साइंटिफिक कोलैबोरेशंस, स्पेस एंड ग्रीन एनर्जी। और मतलब ये सब डायमेंशंस आपके बहुत फिक्स्ड रहते हैं, जो सारे कंट्रीज़ को आपको बस देखना है कि इनका ये कैसे फिट होता है, इस पैटर्न में आपको कैसे बस लिखना है कि रशिया का रिलेशन आ गया या फिर इसका रिलेशन आ गया। डिफरेंस बस जो भी थोड़ा सा रिलेशन में डिफरेंस वो आपको बस करना है, जो कि आप पढ़ गए होगे। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आप इनको इजीली आइडेंटिफाई और इजीली लिख सकते हो और ये जल्दी लिख पाओगे। बाकी रहा गवर्नेंस के क्वेश्चंस, तो उसके गवर्नेंस के क्वेश्चंस में आप ट्राई करिए, इट शुड बी टू द पॉइंट एंड इट शुड बी शॉर्ट क्रिस्प। जो भी पूछ रहा है, सपोज वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू SHGs, आप SHG के बारे में सिर्फ मत लिखिए, आप ट्राई करिए रिलेट करने के लिए कि वुमेन कैसे एम्पावर हो रहे हैं SHGs से। तो पहले तो आपने सपोज स्टार्टिंग किया, एक आपका इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में ही रहेगा, जो कि आप सबको पता है। तो सपोज आपने स्टार्ट किया कि SHGs 98% ऑफ SHGs आर ओन्ड एंड रन बाय वुमेन। तो ये हो गया आपका एक डेटा बेस्ड आंसर, डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन। फिर आप जब आएंगे बॉडी पे, तब आपको मल्टी डिमेंशनली सोचना है कि सोशल इकोनॉमिकली कैसे हेल्प कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में। वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो सोशल भी है। तो सोशली कैसे हेल्प कर रहा है वुमेन को, कैसे पॉलिटिकली SHG हेल्प कर रहा है, कि SHG के जो लीडर्स होते हैं उड़ीसा के, वो MPs भी बन रहे हैं, MLAs भी बन रहे हैं, तो दैट इज़ हेल्पिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऐसे ऐसे करके आपको आंसर्स करना है। और ये हमेशा आप याद रखिए, GS 1, 2, 3, 4, इसमें क्वेश्चन हमेशा जो आपका सिलेबस होता है, UPSC का सिलेबस होता है, उसी से आता है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पिक द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द सिलेबस एंड प्रिपेयर अ 2-3 पेज नोट एंड सम की डेटा, की फैक्ट्स दैट यू विल यूज़ इन द एग्ज़ाम, ताकि आप जब एग्ज़ाम में आए आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आप उसी में से रिवाइज़ करें और उसी में से आप रिकलेक्ट कर पाए और उसी को यूज़ करें। देखिए जो मतलब जो हम लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इट्स बेसिकली जस्ट थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है कि हाँ, मुझे आंसर्स ऐसे लिखने हैं कि इंट्रो देना है, फिर बॉडी में मुझे ये डायमेंशंस डालने हैं और इसी में सारा चीज़ फिट करना है, और बस इतना ही करना होता है। तो सिलेबस आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट इट्स नॉट दैट ह्यूज, यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग अंडर द सन। सिलेबस, ट्राई टू गेट इनपुट्स फ्रॉम टॉपर्स कॉपीज़, फ्रॉम विजन के जो मेंस 365 आते हैं, वो उससे आप डेटा वगैरह उठा लीजिए। तो इसमें ये दैट विल हेल्प अ लॉट। इससे फिर आपका जो मेंटल लोड होता है एग्ज़ाम में वो कम हो जाएगा। फिर आते हैं GS3 में। GS3 पे ही वही अप्रोच है, जैसे आपका जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और ये जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलाइट का इशू हर साल आता है। तो आप ट्राई करिए कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको उठा के आपका नोट्स रेडी रहे, ताकि आप जब जाएं आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म पे एकदम से वहीं पे सब कुछ लिख पाए। और जो क्वेश्चन दे रहा है उसकी डिमांड को एड्रेस करिए, ये नहीं कि आपके नोट्स में जो है बस वही लिखिए, उस नोट्स में जो चीज़ें हैं उसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करके लिखिए। तो उससे आपका फिर आंसर्स होलिस्टिक और वो मतलब फुल प्रूफ हो जाएगा।
और GS3 में मेरे मार्क्स काफ़ी मतलब अच्छे आए हैं। लाइक मोस्टली आजकल GS3 में मार्क्स नहीं आते हैं, 90 से नीचे ही मोस्टली मार्क्स आते हैं, बट आई गॉट 101 दिस ईयर। सो आई थिंक आई कैन से वॉट टू डू इन GS3 एटलीस्ट। तो इसमें आप ट्राई करिए कि एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए। सपोज़ कोई क्वेश्चन दे रहा है, आप क्वेश्चन को एड्रेस कर लीजिए। पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कोई फैक्चुअल इंट्रोडक्शन कोई डेटा के साथ दे दीजिए। फिर आप क्वेश्चन को एकदम बॉक्स करके आप लिख दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसको बॉक्स करिए, और उसके बाद पॉइंट टू द पॉइंट छोटे छोटे कंसाइज पॉइंट्स में लिख दीजिए। फिर आप जो कॉन्स है कि क्या लिमिटेशंस है, क्या चैलेंजेस है, उसको भी लिखिए। अगर आपको पूछा नहीं है तब भी लिखिए। सपोज कुछ भी पूछा है, आप 4 चैलेंजेस उसमें लिख दीजिए, बट योर आंसर शुड नॉट एंड ओवर देयर। आप चैलेंजेस लिखिए पर उसके बाद उसका सोल्यूशन भी दीजिए, बिकॉज व्हेन एन एग्जामिनर इज सीइंग अ ब्यूरोक्रेट्स कॉपी, उनको चाहिए कि इंसान सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, सिर्फ प्रॉब्लम्स ना देखे। तो जब आप लिख रहे हो लिमिटेशंस, आपने लिमिटेशंस लिख दिया 4 पॉइंट, उसके बाद ये लिखिए कि व्हाट टू डू, व्हाट एल्स टू डू। तो उसमें आप जो आपके कमिटी के रिपोर्ट्स हैं, जो आपके रिकमेंडेशंस हैं किसी कमिटी के, तो वो आप लिख सकते हैं। सपोज़ फूड प्रोसेसिंग पे आपका आ गया क्वेश्चन, तो उस पर आप शांता कुमार कमेटी का कोई रिकमेंडेशन लिख सकते हैं कि ये करना चाहिए। और उसके बाद फिर आता है आपका कंक्लूजन। कोई ऐसे थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से कंक्लूजन लिखिए, जैसे कि वी नीड टू अचीव विकसित भारत एट 2047, दीज काइंड ऑफ कंक्लूजन, कि पंचामृत गोल्स हमें अटेन करने हैं। इस टाइप के कंक्लूजन्स आपको लिखना है एकदम ब्रॉड बेस्ड विजन के साथ, तभी आपके मार्क्स आएंगे। एटलीस्ट इन GS3 आई थिंक आई कैन से दैट दिस वर्क फॉर मी। उसके बाद आता है GS4। आपका जो थ्योरी पोर्शन है दैट इज़, उसमें ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम जितना डायमेंशंस चाहे उसमें कवर करिए। जो एथिक्स के जो वर्ड्स हैं, की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो उसको आप इनकॉर्पोरेट कीजिए एथिक्स के आंसर्स में, कि यूटिलिटेरियन एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ये सारी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। गांधीज 7 सिंस, गांधीज तलिस्मान, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिखिए। एथिक्स के लिए एक ही आपकी स्ट्रैटेजी है, यू हैव टू शो योर स्टैंड एंड यू हैव टू शो दैट इट इज़ एन एथिकल स्टैंड। आप जिस चीज़ के बारे में, अगर आप डियोंटोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका आंसर वैसे ही एंड होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर आपका आता है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में यू हैव टू गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। यू नीड टू बी एथिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल। कि कोई चीटिंग कर रहा है तो बस कि नहीं हम तो मतलब कोई चीटिंग का केस आ रहा है, तो उसको पहले आप दिखाइए कि क्या एथिक्स वायलेट हो रहे हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके क्या एथिक्स वायलेट हो रहे हैं, और उनके क्या इंटेंशंस वायलेट हो रहे हैं। तो वो आप पहले दिखा दीजिए। फिर उसको रेमेडी करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे वो दिखाइए। आप शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में लिखिए, तभी जाके आप मतलब कन्वे कर पाएंगे एग्जामिनर को कि आप कहना क्या चाहते हैं। द आंसर शुड बी टू द पॉइंट एंड क्रिस्प। ये मत सोचिए कि आपको लंबा लंबा लिखना है। बेसिक आज मतलब जैसे अभी के पेपर्स आ रहे हैं, इट्स वेरी लॉन्ग, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज फ्यू मिनट्स एंड अफोर्ड टू लूज नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन। तो बेसिकली आप ट्राई करिए एथिक्स में कि यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस दैट आर गिवन, कंप्लीट ऑल केस स्टडीज, इवन दो यू आर राइटिंग शॉर्ट। बेसिकली you have to complete the paper. You need average marks to clear UPSC. You don't have to be very intelligent. You don't have to be a topper of your school or college to clear UPSC. You have to be pretty consistent and average in everything. तो ये रहा GS 1 2 3 4 का स्ट्रैटेजी। उसके बाद आते हैं ऑप्शनल के लिए। मेरा ऑप्शनल सोशलॉजी था। पहले तो आता है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। ऑप्शनल को चूज़ करने का ये देखिए, मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में था, बट आई चोज़ सोशलॉजी एज एन ऑप्शनल बिकॉज मुझे उसका सिलेबस बहुत अच्छा लगा था। जब मैंने देखा कि इट डील्स विद सोशल इश्यूज़, सोशल ग्रुप्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड इश्यूज़, ओल्ड एज इश्यूज़, आई वॉज वेरी keen on learning these things. I did not
know what the syllabus was exactly first, but when I went through it, I was quite, I thought I would have fun while reading it. Also, ये भी it was a calculated move because sociology का syllabus short होता है, तो इसलिए भी मैंने ये ऑप्शनल चुना था. बट आई वुड एडवाइज़ यू कि आप पहले अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, थोड़ा यूपीएससी का ट्रेंड भी देख लीजिए कि कौन से ऑप्शनल्स में ज़्यादा मार्क्स वगैरह आते हैं, वो भी देख लीजिए एक बार. एंड देन डिसाइड, एंड ऑल्सो व्हाट योर इंक्लिनेशन इज़, कि आपको अगर साइंस सब्जेक्ट पसंद है तो बेशक आप साइंस सब्जेक्ट ही लीजिए, आप ऐसा नहीं है कि यू हैव टू टेक आर्ट्स. तो देन यू कैन चूज़ योर ऑप्शनल कि आपका इंक्लिनेशन क्या है और आपकी कवर करने आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, उस हिसाब से.